क्या सचमुच आप लोगों ने सवाल बनाना शुरू किया? बनता होगा। अभी हम लोग पेज नंबर जरा बता दीजिए, पेज नंबर 642 पेज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने कल के क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो हम देखने जा रहे हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। पहले मैं हेडिंग बना देता हूँ यहाँ पर कि हम देख रहे हैं एम करीम का बुक है हमारा, पेज हमारा 642 है, और अब 1 से 10 तक में बोलिए 9 नंबर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 7 नंबर प्रॉब्लम में वो 200 नहीं 2000 एंगस्ट्रम होगा। ठीक कर लीजिए, 7 नंबर में लिखा हुआ है ना 200 एंगस्ट्रम, 2000 एंगस्ट्रम होगा। अब मैं बनाता हूँ। कहता इन अबव क्वेश्चन इफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.4 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर is applied parallel to the plate, calculate the radius of the circular path followed by the photoelectrons emitted normally from the plate। Q का मान यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, माइनस चार्ज होगा, ध्यान दीजिए। और आप ऊपर वाले सवाल में 8 नंबर में स्पीड निकाल चुके हैं 1.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है प्लेट के, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्लेट के पैरेलल है, और उसके परपेंडिकुलर दिशा में चित्र बना के समझा दें। जैसे ये प्लेट है, मान लीजिए ये प्लेट है, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है भी वेग से। दोनों में एंगल क्या है 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री होने पर सर्कुलर पाथ पर चलता चार्ज पार्टिकल हम पढ़ाए होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका फॉर्मूला होता है R = mv/qb, याद है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, नहीं मास ही नहीं 9.1 × 10⁻31 kg, और v का मान आपने पहले वाले सवाल में बना लिया है 1.18 10⁻6 बटा q का मान 1.6 10⁻19 और b का मान 0.4 × 10⁻4। सॉल्व कर लीजिएगा, उतना मीटर हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर दूं, सीधे फॉर्मूला बन गया। अब समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ये होगा, स्पीड पहले वाला सवाल में बना ही लिए हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस ये होता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला खाली याद रखना था, मैंने कुछ नहीं किया। और बोलिए 13 नंबर 13 क्वेश्चन देखिए। अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, देखिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है 1000 एंगस्ट्रम है, इज इंसिडेंट ऑन मोलिबिडियम, वर्क फंक्शन दिया, मोलिबिडियम मटेरियल का नाम है, मोलिबिडियम बोलते हैं उसको, 4.15 वोल्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्सिमम निकालना है आपको, ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बहुत आसान है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है बाबू। आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस फाइव। इसको थोड़ा तोड़ दे, अगर हम बताए होंगे हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। फाइव का मान दिया हुआ है, लेमडा का मान दिया हुआ है सी, एच सी सब जानते ही हो। निकाल लोगे, छोड़ दूँ? बोलिए। ये 4.15 वोल्ट है, ये गड़बड़ है। यहाँ पर सवाल में कुछ मिसिंग है। वो एनर्जी होता है फाई ना, वो मैं देख लेता हूँ एक बार।
30 नंबर, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ये मिस्टेक है, समझ गए, ये ऐसे नहीं हो सकता है, बना लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या करोगे जानते हो, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए, और कोई बहुत हल्का हल्का सवाल सब है, इन्हीं सवाल से पूछते हैं बच्चा लोगों से नहीं बनता, क्वेश्चन बैंक में देखना ना। और कोई सवाल है, हो गया 22 नंबर देखिए, ए टंगस्टन कैथोड, टंगस्टन का बना हुआ कैथोड है, हैज़ ए थ्रेशोल्ड, ये वेवलेंथ दिया हुआ है, ये वेवलेंथ कैसे पूछिए हम, वेवलेंथ एंगस्ट्रम देखकर, इफ अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड है, TH लगा देता हूँ, TH लगा दिया, अल्ट्रा वायलेट ऑफ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रम फॉल्स अपॉन इट, देन कैलकुलेट, एक में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक में निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और दो में वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन फाई जानना है, बहुत आसान है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले वर्क फंक्शन निकालते हैं, फाई इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोल देंगे तो एच सी बाई लेमडा, ये थ्रेशोल्ड होगा, तो थ्रेशोल्ड आपको दिया हुआ है, ये मान रख करके फाई निकल जाएगा, छोड़ दूँ, उन्हें कर लोग SC का मान जानते हो ना। अच्छा, अब हमें काइनेटिक निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई भी एच न्यू नॉट, ये ना होता है, या इसको ना फाई का मान निकालिए लोग यहाँ पर, तो एच सी बाई लेमडा, ये लेमडा 1800 वाला माइनस फाइव डाल लेना, ये 1800 वाला हो गया। और कोई सवाल है? चलिए एक्सरे शुरू करूँ, नोट कर लीजिए। शांत हो जाइए। अभी एक लड़का ने कहा कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा कैसे लिखेंगे, तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर लिखना होगा एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, तो कैथोड और एनोड के बीच में, जैसा कि मैंने कल समझाया था कि जब वोल्टेज घटाते जाएंगे माइनस वोल्टेज ले जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति होगी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकलेगा वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, यानी इट इज़ दैट मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड फॉर विच नो इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच अप टू एनोड। It is that potential applied between cathode and cathode में E होता है लास्ट में and anode for which no electrons ejected from and cathode can reach up to anode is called stopping potential। यानी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देना है, यानी कितना वर्क करना है, इतना वर्क करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है वो जीरो हो जाए। तो वर्क डन हम वर्क हम से जान रहे हैं, वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो वर्क चार्ज इलेक्ट्रॉन को रोकना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए V0 है बराबर
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल काइनेटिक क्या हो गया 0, ये हो गया हमारा, लिख देते हैं के फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और माइनस हाफ एम वी मैक्स जो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी निकला जिससे, ये हमारा क्या हो गया के आई, ये होता है। अब यहाँ से कि माइनस माइनस कैसे बच जाएगा, यानी ई इंटू वी 0 और हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, इसी को हम लोग लिखते हैं एच न्यू माइनस 5। यही तो मैं कल बताया था। ये हमारा वी नॉट जो है हेयर, वी नॉट क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। कोई दिक्कत समझने में? तो ऐसे तो पूछेगा एग्जाम में क्या है, दोनों में पूछेगा तो ये है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो किसी के साथ पूछेगा जोड़ करके, अकेला नहीं पूछेगा। या लॉन्ग में एक स्टूडेंट क्या है, वो न्यूमेरिकल डाल देगा उसमें, बात समझे? तो आप इसको भी नोट कर दीजिए। एक्सरे, ये हमारा दूसरा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा है। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में, 1 से 100 के बीच में हो, उसे हम एक्सरे की श्रेणी में रखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अलग अलग जो रेंज है उसको अलग अलग नाम दिया गया है। 1 एंगस्ट्रम से जो कम है उसको गामा रे कहा गया है, 1 एंगस्ट्रम से 100 तक जो है उसको एक्सरे कहा गया। इसी प्रकार सबका अपना वेवलेंथ का रेंज बांटा हुआ है। हम लोग जो लाइट जिससे हम देख पाते हैं किसी वस्तु को, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। हम शायद चर्चा में थोड़ा सा किए थे एक दिन, लेकिन उसका रेंज है 3800 से 7800 के रफली, डेसिमल में कुछ है लेकिन मोटा मोटी 3800 से 7800 एंगस्ट्रम। बहुत लोग तो इसको इतना रफली बोलता है कि 4000 से 8000। तो ये हमारा जो रेंज है ये हमारा विजुअल लाइट का रेंज है। तो वो सब बांटा हुआ है। तो हम एक्सरे किसे कहेंगे, सीधा सा बात, तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में हो, उसे हम एक्सरे का दर्जा देंगे। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं इस बात को। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग wavelength lying between 1 angstrom to 100 angstrom। अब जैसा कि हम कई बार आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, और इलेक्ट्रिक और वेव का प्रोपगेशन का जो दिशा होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट ई क्रॉस बी के डायरेक्शन होता है। तो एक बार हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड magnetic field oscillate perpendicular to each other and direction of wave propagation is along E क्रॉस B। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, मैं उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? यानी अगर हम x, y और z एक्सिस बना दूँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लूँ y की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को z की तरफ मान लूँ, तो ये हमारा वेव के प्रोपगेशन का दिशा होगा, वेव इस दिशा में चलेगा। समझ रहे हैं? हम यहाँ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मुझे तो याद रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं थोड़ा अलग तरीके से याद रखता हूँ। ये रेडियो वेव मुझे पहले याद रहता है, नीचे वाला रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनविजिबल या इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं। इनविजिबल अदृश्य, दिखता नहीं है, इनविजिबल और इंफ्रारेड। विजिबल जिससे हम लोग देख पाते हैं, अरे यार, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, कोई बात नहीं, ठीक है, यही होगा एक्स-रे, गामा रे। जितना होगा उतना ही होगा ना। माइक्रोवेव लिख दिया हूं, साथ ही होगा, साथ ही होगा ही। अब कॉस्मिक रे भी एक्चुअली होता है, तो मैंने कॉस्मिक का चर्चा नहीं किया, इसलिए वो 8 उसको लेकर के हो जाता है, समझ गया। तो मैंने कॉस्मिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस से 2 तारों ग्रहों के बीच से जो चलता है उसके बारे में, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, इसलिए मैंने 8 तो उसको सोच कर बनाया था, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो इसमें ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है, लैम्डा इंक्रीजेज। यानी ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको दे देगा 2-3 में से कोई नाम, कहेगा कि बताइए कौन ऑर्डर है वेवलेंथ का, तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटा वेवलेंथ गामा रे का होता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ता है, न्यू इंक्रीजेज। और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका पेंट्रेटिंग पावर, प्रतिच्छेदन क्षमता ज़्यादा होगा, इसलिए गामा रे का पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। वो मोटे से मोटे मेटल प्लेट को छेद करके स्पर्श पर निकल जाता है। उसके बाद उससे थोड़ा कम एक्सरे का, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इनविजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव का सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, इसलिए फ्लेक्सिबल वेव होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा इसका ऑर्डर है। तो ये जितने भी देख रहे हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब वैक्यूम में एक समान चार्ज चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travel with equal speed 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। बात समझ रहे हैं? अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अपना ध्यान हटाकर एक्सरे पर फोकस करते हैं। आखिर एक्सरे का उत्पादन कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे का उत्पादन 2 प्रकार से होता है। एक है रैपिड डीएक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग या हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के, या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत तेजी से चल रहा हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को अचानक स्लो कर दीजिए तो उससे एक्सरे उत्पन्न होता है। रैपिड डीएक्सेलरेशन मतलब एकाएक डीएक्सेलेट करना, मतलब स्लो कर देना। और दूसरा तरीका है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि एक कक्षा से दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, वो एनर्जी का डिफरेंस एक्सरे के रूप में, या एक्सरे क्या है बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रिलीज होता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा एक्सरे का भी हो सकता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक हिस्सा एक्सरे है, बात समझ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करता है तो इससे भी एक्सरे उत्पादन होता है, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेथड। और एक तरीका है रैपिड डीएक्सेलरेशन, एकाएक स्लो करके। तो कूलिज नामक वैज्ञानिक ने एक तरीका बनाया, एक सिस्टम बनाया, जिसके जरिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को एकाएक स्लो किया और स्लो करके एक्सरे का उत्पादन किया। इसे कूलिज ट्यूब मेथड कहते हैं। आप लोग घरों में देखे होंगे, अगर पुराना वाला टीवी होगा, अब तो सब जगह एलईडी आ गया है, सबका लगभग बदल गया होगा, लेकिन अगर पुराना वाला टीवी दिखा हो तो उसमें एक पिक्चर ट्यूब हुआ करता था, ऐसे पीछे रहता था, चोंच निकला हुआ, ऐसे आगे स्क्रीन होता था। इधर से आप टीवी देखते थे, लेकिन अंदर में ऐसे डब्बा लगा रहता था ना, ऐसे डब्बा, तो इसमें एक रहता था, इसमें लाइट जलते रहता था। इसमें एक्चुअली होता क्या था कि इसमें फिलामेंट लगा होता है, ये एक्चुअली कूलिज ट्यूब ही है। एक गर्म होता है, गर्म होकर इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। जब कोई चीज़ गर्म होकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिएगा तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल, चूँकि माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है हाई से लो में, तो माइनस लो से हाई में, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी कैथोड से एनोड की तरफ ये एक्सेलरेट करता है। और ये तेज़ी से जब एक्सेलरेट करता है, आगे में जो ग्लास लगा हुआ, ग्लास हैवी मेटल है, तो उससे टकराता है अचानक और अपना एनर्जी खोता है, तो उस एनर्जी का एक हिस्सा एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए डिब्बा वाला टीवी सबको आप याद करिए, अगर घरों में था होगा तो आपके पिता बोले दूर से देखना, कितने सर्किट टीवी देखी, क्यों? क्योंकि इससे एक्सरे निकलता था। और ये एक्सरे को आप नज़दीक से देख रहे हैं तो आप एक्सरे ले रहे हैं, और एक्सरे में लगातार रहने पर कई प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपके पिताजी कहते थे दूर से टीवी देखना, सब कहते टीवी देख लगे लोग, ये एक वजह था। लेकिन अब एलईडी सब आ गया है तो ये सब समस्याएं करीब करीब ख़त्म हो गई है, बात समझ रहे हैं। तो ये कूलिज ट्यूब मेथड ही है। तो ये कूलिज ट्यूब मेथड क्या है, ये हम पढ़ेंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को पहले हम फिलामेंट को गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हाई लगाकर उसको एक्सेलरेट करवाएंगे, उसको किसी हेवी मेटल टारगेट से टकराएंगे, यानी आगे में रख देंगे, उससे टकराएगा और उससे हमारा एक्सरे उत्पन्न होगा। आज भी प्रायः जो एक्सरे जहाँ जहाँ होता है, हम लोग जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और एक्सरे करवाते हैं तो वहाँ इसी मेथड के जरिए एक्सरे का उत्पादन होता है, कूलिज ट्यूब मेथड के द्वारा, समझ रहे हैं। और दूसरा तरीका है, तो ये जो पहला तरीका में ही दूसरा तरीका भी हो जाता है। जब समझिए कि अत्यधिक गति ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन जो किसी मेटल से टकराएगा तो उस एटम, जो मेटल से टकराया, तो मेटल में एटम है, तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स को किसी किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, टकरा करके धक्का दे के हटा दिया। ये देहाती भाषा में धक्का दे के हटा दिया, एक्चुअली वो एनर्जी ट्रांसफर किया, लेकिन ऐसे बोले एक समान रफ भाषा में समझिए तत्काल कि उसको किसी तरीके से उसको निकाल दिया टकरा करके। तो जो जगह खाली हुआ उसको भरने के लिए हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, और जब इलेक्ट्रॉन आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो उसमें जो है सो एक्सरे उत्पादन होता है। यानी कूलिज ट्यूब में करेक्टरिस्टिक एक्सरे भी दिखता है, यानी वो करेक्टरिस्टिक एक्सरे का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, एक कक्षा दूसरे कक्षा में जंप हुआ, वो भी दिखता है। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे पास समय कम हो गया है, इसलिए हम आज बात नहीं कर पाएंगे। हम कल कैसे उत्पादन होगा एक्सरे का, इस पर बात करेंगे।